अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हमारी हर एक वीडियो आपके पास पहुंची रहे। धन्यवाद। 11 सिया राम का कमरा। दोनों नीचे आए तो देखा सनी, मेहता जी और रिया तीनों बैठे उनका ही इंतजार कर रहे थे। सनी ने राम को देख पूछा, आ गया तू? अरे यार, फ्रेश होने में इतना टाइम लगता है क्या? ये सुन राम ने उसे घूरा तो सनी ने अपने दांत दिखा दिए। तभी एक नौकर ने आकर कहा, साहब डिनर रेडी है। रिया उठते हुए सबकी ओर देख बोली, चलिए डिनर करते हैं। ये सुन सभी डाइनिंग टेबल वाले एरिया की ओर आ गए। सभी आकर चेयर पर बैठ गए। सिया और रिया खाना परोसने लगी। सभी साथ बैठ डिनर करने लगे। राम बार बार सबसे नजरें बचाकर सिया को देख लेता और कमरे में जो हुआ उस बारे में सोच अनायास ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। सभी आपस में बात कर रहे थे लेकिन राम और सिया दोनों ही खामोश थे। डिनर खत्म होते ही वो बोला, अब जाने की इजाज़त दीजिए पापा। मेहता जी मुस्कुराते हुए बोले, अब आपको जाने के लिए कहूँ ये तो ठीक नहीं, लेकिन अब नहीं रोकूंगा भी नहीं। इतना बोल उन्होंने रिया को इशारा किया। रिया ने सिया को देखा तो उसकी आंखों में आंसू झिलमिला उठे। वो रिया के गले लग रो पड़ी। राम को उसकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगे। उसका उतरा चेहरा देख सनी उसके पास आया और उसके कंधे को हल्का दबा दिया। राम ने उसकी ओर देख अपनी पलकें झपका दी। सनी ने बाहर चलने का इशारा किया और राम के साथ बाहर आया। उनके पीछे से सिया भी अपने पापा और रिया के साथ बाहर आए। वो अपने पापा के गले से लग गई। मेहता जी ने उसके माथे को प्यार से चूमते हुए कहा, जाओ बेटा, जाकर अपना घर बसाओ। ये बोल उन्होंने उसे गाड़ी में बैठा दिया। राम ने मेहता जी के पैर छुए और बोला, मैं उसका ख्याल रखूंगा पापा, आप चिंता ना करें। ये बोल राम भी दूसरी ओर से आकर गाड़ी में आकर बैठ गया। राम के कहे से मेहता जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी गेट से बाहर आ गई। सनी भी अपनी गाड़ी में बैठ चला गया। राम और सिया दुर्गा निवास में पहुंचे। उन दोनों को देख दुर्गा देवी खुशी से उनके पास आए। दोनों अंदर आते उसके पहले ही दुर्गा देवी उन्हें रोकते हुए बोली, वहीं रुक जाओ दोनों। दोनों दरवाजे पर ही रुक एक दूसरे को देखने लगे और फिर दुर्गा जी की ओर। दुर्गा देवी ने अपर्णा को आवाज लगाई और उन दोनों की ओर देख बोली, ऐसे थोड़ी अंदर आओगे तुम दोनों, पहले तुम्हारी नज़र तो उतार लेने दो। अपर्णा अपने हाथ में आरती थाली और नज़र उतारने का सामान लाए। मुस्कुराते हुए दोनों की आरती कर नज़र उतारी और उन्हें अंदर आने के लिए कहा। दोनों साथ अंदर आए और झुककर दुर्गा देवी के पैर छुए। दुर्गा देवी ने प्यार से उनके सिर पर हाथ आशीर्वाद दिया और उनके माथे को चूम लिया। उसके बाद दोनों ने अपर्णा के भी पैर छुए। अपर्णा ने सिया को गले से लगा लिया। दुर्गा देवी दोनों को साथ देख बहुत खुश हो रही थी। उन्होंने दोनों से कहा, जाओ बच्चों, तुम दोनों कमरे में जाकर आराम करो, थक गए होगे। जी, राम ने जवाब दिया और दोनों अपने कमरे की ओर चले गए। दुर्गा देवी उनको जाते देख मुस्कुराने लगी। क्या हुआ दादी माँ, क्या देख मुस्कुरा रही हैं? अपर्णा ने पूछा। दुर्गा देवी ने दोनों को देखते हुए कहा, यही कि दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं। बस दोनों ऐसे ही साथ रहें हमेशा, यही माता रानी से प्रार्थना है। इस पर अपर्णा मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा ही होगा दादी माँ, ऐसा ही होगा। ये सुन दुर्गा देवी ने अपर्णा से पूछा, क्या तुमसे राम ने कुछ कहा है इस बारे में? अपर्णा सिर ना में हिला बोली, नहीं, लेकिन राम सिया को पसंद करने लगा है, ये उसकी आंखों में दिखता है। और फिर बिना इनकार किए वो सिया को पग फेरे के लिए भी ले गया। दुर्गा देवी खुश होते हुए बोली, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर अपर्णा, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारा मुंह मोतियों से भर दूंगी। इतना बोल वो घर में बने मंदिर की ओर चली गई। अपर्णा भी उनके साथ साथ आए। राम और सिया अपने कमरे में आए। राम तो सीधा चेंजिंग रूम में चला गया। उसके जाते ही सिया ने चैन की सांस ली और अपनी साड़ी के पल्लू से पिन निकाल बेड के सिरहाने टेक लगाकर आंखें बंद किए आराम से बैठ गई। राम चेंज करके बाहर आया और बिना सिया की ओर देखे वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद जब वो वॉशरूम से बाहर आया तो देखा सिया आंखें बंद किए बेड के सिरहाने से बैठी है और बेख्याली में उसका पल्लू कंधे से नीचे सरक आया है। राम ने तुरंत अपनी नज़रें फेर ली और कमरे से बाहर जाने लगा। दरवाजे की आवाज़ से सिया ने आंखें खोली और राम को बाहर जाता देख बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? ये सुन राम के कदम दरवाजे पर ही ठिठके वो बिना पलटे ही बोला, सोने जा रहा हूँ। सिया ने हैरानी से पूछा, सोने जा रहे हैं? कहाँ? राम ने बिना किसी भाव के कहा, वहीं जहाँ पिछले 2 दिनों से सो रहा था। सिया ने दोबारा सवाल किया, कहाँ सो रहे थे आप? आपका तो यही कमरा है ना? सिया को अभी भी अपने पल्लू का कोई ख्याल नहीं था। सिया का सवाल सुन वो पलटा, लेकिन सिया को वैसे ही देख अपनी नज़रें नीची कर बोला, पहले तुम चेंज कर लो, फिर बात करते हैं। उसको ऐसे देख सिया का ध्यान जब खुद पर गया तो उसने जल्दी से अपना पल्लू कंधे पर रखा और बेड से उठ खड़ी हुई। राम ने अब उसकी वो देखकर कहा, सुबह से देख रहा हूं मैं तुम्हें साड़ी में प्रॉब्लम हो रही है। सिया धीरे से सिर झुकाकर बोली, जी, वो मुझे आदत नहीं है साड़ी की। राम ने चिढ़ते हुए कहा, तो किसने कहा कि तुम साड़ी पहनो? वो भाभी ने।
सिया बोली। राम ने उसे देख कहा, भाभी माँ ने तुमसे साड़ी पहनने के लिए कहा। इस पर सिया ने तुरंत कहा, नहीं भाभी ने ये नहीं कहा कि साड़ी ही पहनो, लेकिन उन्होंने मुझे पहले दिन से सिर्फ साड़ी ही निकाल कर दी है पहनने के लिए, तो मुझे लगा साड़ी ही पहनी है, और उन्हें भी मैंने अब तक साड़ी में ही देखा है। तो राम ने उसे देख कहा, ऐसा कुछ नहीं है, साड़ी पहनने के लिए कोई कंपल्सन नहीं है, तुम्हें जो कंफर्टेबल लगे तुम वो पहन सकती हो, बस इतना ख्याल रखना कि तुम इस घर की बहू हो तो तुम्हारे कपड़ों की वजह से दादी माँ नाराज ना हो, बाकी तुम जो चाहे वो पहनो, और अभी के लिए जाओ चेंज करके आओ, कुछ कंफर्टेबल पहन लेना जो तुम्हें अच्छा लगे। ये सुन सिया ने आहिस्ता से सिर हिलाया और चेंजिंग रूम में चली गई। राम कमरे में रखे काउच पर बैठ गया। कुछ देर बाद सिया चेंज कर बाहर आई तो राम ने देखा उसने वाइट कलर का मिनी प्रिंट का टी शर्ट और ग्रे कलर का लोअर पहना हुआ है और बालों को हाई पोनी टेल बनाई है। इस लुक में वो बिल्कुल स्कूल गोइंग बच्ची लग रही थी। उसे देख राम के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। राम उसे देख बोला, हम अब बोलो क्या कह रही थी तुम। सिया ने उसे देखा और शांत भाव से कहा, वो आप दूसरे कमरे सोने के लिए क्यों जा रहे थे। इस पर राम ने कहा, तुम्ही ने तो मुझे इस कमरे से बाहर निकाला था, अपने पति के नाम की धमकी देकर, याद नहीं तुम्हें। याद दिलाऊं। इतना सुन सिया को पिछली रात जो उसने किया, कैसे राम को कमरे से बाहर निकाला, वो सब याद आया। उसने पलकें उठा के ले राम को देखा और घबराहट से उसकी पलकें फड़फड़ाई जैसे किसी तितली की तरह। राम तो उनमें ही खो गया। सिया मासूमियत से बोली, वो मुझे पता नहीं था कि आप ही मेरे पति हैं। राम ने उसे छेड़ने के इरादे से पूछा, क्या कहा तुमने। कौन हूं मैं तुम्हारा। जी पति। सिया ने राम को एक नज़र देखा, फिर नजरें झुकाकर बोली। राम को उसकी मासूमियत भा गई। वो प्यार से बोला, तुम आराम से सो जाओ, मैं चलता हूँ। सिया एकदम से दरवाजे बंद करते हुए बोली, नहीं आप मत जाए। राम उसे सवालिया निगाहों से देखने लगा। सिया नजरें झुकाकर बोली, वो आप ऐसे दूसरे कमरे में जाकर सोएंगे तो लोग सवाल करेंगे। राम बेफिक्री से बोला, तो क्या फर्क पड़ता है। सिया ने नजरें झुकाकर धीरे से कहा, आपको नहीं, लेकिन दादी माँ को पड़ेगा, भैया और भाभी को भी पड़ेगा। जब उन्हें पता चलेगा कि पति पत्नी होते हुए भी हम अलग कमरे में सो रहे हैं, तब उन्हें बहुत बुरा लगेगा। राम ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, तो क्या हम साथ सोएंगे एक ही बेड पर। तुम कंफर्टेबल हो। ये सुन सिया ने नजरें उठा के राम को देखा, अपनी जल्दी अपनी पलकें झपका कर बोली, नहीं, मैं काउच पर सो जाती हूँ और आप बेड पर आराम से सो जाए। राम फिर से उसे देखने लगा। सिया आगे बोली, लेकिन आप दूसरे कमरे में मत जाए प्लीज। उसकी इस मासूम रिक्वेस्ट पर राम बोला, ठीक है, मैं यहीं रुक जाता हूँ, लेकिन क्या काउच पर तुम कंफर्टेबल होगी। इस पर सिया ने हौले से सिर हिला दिया। राम आकर बेड पर लेट गया और सिया काउच पर। लेटते ही उसे तो नींद आ गई, लेकिन राम उसे देखता ही रह गया। जारी है, कैसा होगा सिया राम का आगे का सफ़र जानने के लिए पढ़िए आगे की कहानी। सिया तो सो गई, मगर राम उसे देखने लगा। वो मन ही मन बोला, कितनी भोली हो तुम, कितनी मासूम, इतनी पाक साफ की डर लगता है कहीं मेरे छूने से तुम मैली ना हो जाओ। पता नहीं ऊपर वाला क्या चाहता है मुझसे। सिया को देखते देखते उसकी भी आंखें बंद हो गई। सुबह 5 बजे राम की नींद खुली। उसे जल्दी उठने की आदत जो थी, उसने नींद से बोझिल अपनी आंखें खोली तो नजरें सामने काउच पर सो रही सिया पर गई। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उठा और वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो बाहर आया। सिया को एक नज़र देख वो कपड़े चेंज कर जिम में चला गया। एक्सरसाइज के बाद उसने दोबारा कमरे में आकर देखा, सिया अब भी सो रही थी। उसका कंबल नीचे जमीन पर पड़ा था। उसने जमीन पर पड़ा कंबल उठा, सिया को ठीक से कंबल ओढ़ाया और नहाने चला गया। कुछ देर बाद वो नहाकर बाहर आया और अलमारी से कपड़े निकालने लगा। उसी समय सिया की नींद खुली और अंगड़ाई लेते हुए अलसाए आवाज के बोली, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। राम ने भी पलटकर मुस्कुराते हुए कहा। सिया ने जब पूरी तरह से आंखें खोल राम को देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। क्योंकि राम सिर्फ टॉवल में था। वो एकदम से उठी और उसकी ओर पीट कर खड़ी हो गई। सिया ने हकलाते हुए कहा, ये आप ऐसे क्यों हैं। राम ने नासमझी से कहा, ऐसे क्यों हैं मतलब। सिया बिना मुड़े ही चिढ़ते हुए बोली, मतलब ऐसे नंगू पंगू क्यों हैं। राम ने उसे घूर कर देखा और बोला, एक्सक्यूज मी, नंगू पंगू से क्या मतलब है तुम्हारा। इस पर सिया और चिढ़ गई। वो बोली, मतलब ऐसे टॉवल में क्यों है, कपड़े पहनिए ना। राम ने बिना किसी भाव के कहा, वही तो निकाल रहा हूँ कब्बत से, और वैसे भी ये मेरा कमरा है तो चाहे जैसे रहूं। सिया गुस्से से पलटते हुए बोली, आप शायद भूल रहे हैं कि अब इस कमरे में मैं भी रहूंगी और ये मेरा भी कमरा है, तो आप ऐसे नहीं घूम सकते, समझे। राम ने अलमारी में कपड़े देखते हुए ही कहा, और शायद तुम भूल रही हो कि हम पति पत्नी हैं, तो मैं अपनी पत्नी के सामने हूं, किसी पराई औरत के सामने नहीं। सिया को अब राम की बातों से चिढ़ हो रही थी। वो एकदम से बोली, हाँ पति पत्नी है, मगर अभी हमारा रिश्ता वैसा नहीं है ना।
ये सुन राम उसकी ओर घूम गया और हाथ में लिए कपड़े बेड पर रखे आहिस्ता आहिस्ता सिया की ओर बढ़ने लगा। उसे ऐसे अपने पास आते देख सिया अपने कदम पीछे लेने लगी। राम एकदम से उसके पास आया और सिया पीछे दीवार से लग गई। राम ने उसके दोनों तरफ अपनी हथेली रख दी, उसकी आंखों में देख बोला, वैसा मतलब कैसा रिश्ता। राम के ऐसे पास आने से सिया घबरा गई। उसकी नज़रें राम के चेहरे से होते हुए उसके गोरे कंधे और चौड़े सीने पर आकर टिक गई। उस पर सीने पर बना टैटू। सिया की नज़रें वहीं थम गई। राम ने उसे देख कहा, ऐसे क्या देख रही हो। उसकी आवाज़ सुन सिया चौंक गई। सिया ने थूक गटकते हुए कहा, कुछ नहीं, आप हटिए सामने से। उसकी ऐसी हालत देख राम हल्का मुस्कुरा दिया। राम उसे देखते हुए उसके चेहरे की ओर हल्का झुका तो सिया ने कसकर अपनी आंखें मींच ली। उसके धड़कनों की रफ्तार तेज हो गई। उसकी सांसें मानो किसी धौकनी सी चलने लगी। राम की नज़रें उसके होठों के नीचे बने काले तिल पर जा रुकी। वो एकटक उसे देखने लगा। कुछ देर बाद सिया ने अपनी आंखें खोली और राम को ऐसे खुद को देखता पाकर उसने अपनी हथेली उसके के सीने पर रखी तो इस एहसास से राम की आंखें स्वतः ही बंद हो गई। मौका पाकर सिया ने हल्का सा धक्का देकर राम को पीछे किया और खुद जल्दी से वॉशरूम में भाग गई। राम को होश आया तो वो मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ घुमाने लगा। वो खुद में ही बड़बड़ाया, ये क्या करने जा रहा था मैं। ऐसे तो वो डर जाएगी। पता नहीं क्यों उसे देख मैं खो क्यों जाता हूँ। खुद पर काबू ही नहीं रहता मेरा। इतना बोल वो अपने कपड़े पहनने लगा। इधर सिया वॉशरूम में आकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। वो खुद से ही बोली, ये क्या था जो मैंने महसूस किया, और मैं उन्हें ऐसे क्यों देख रही थी। उनकी आंखों में मुझे लेकर जाने क्या एहसास उमड़ने लगे। नहीं, मैं उन्हें माफ़ नहीं कर सकती। उन्हें अपने करीब नहीं आने दे सकती। मुझे खुद को मजबूत बनाना होगा। इतना बोल वो अपनी सांसों को नियंत्रित करने लगी। वो फिर से सोचते हुए बोली, लेकिन मैं कब तक उनसे दूर रहूंगी। आखिर पति हैं वो मेरे, और मुझ पर पूरा हक है उनका। शादी की है तो निभानी तो पड़ेगी ही ना। अपने पास आने से मैं उन्हें रोक तो नहीं सकती। सिया यही सब सोचते हुए रेडी होने लगी। राम रेडी होकर सीधा नीचे आया। दुर्गा देवी के पैर छूते हुए बोला, गुड मॉर्निंग दादी माँ। दुर्गा देवी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कहा, गुड मॉर्निंग बेटा। बहू कहाँ है। राम बिना किसी भाव के बोला, वो रेडी हो रही है, आ जाएगी। राम ने डाइनिंग टेबल की ओर आकर अपर्णा से कहा, गुड मॉर्निंग भाभी माँ। शैलजा मुस्कुराई और बोली, गुड मॉर्निंग राम। राम ने राज की ओर देख कहा, गुड मॉर्निंग भैया। मॉर्निंग राम, राज ने जवाब दिया। राम चेयर पर बैठते हुए बोला, भाभी माँ जल्दी से नाश्ता लगाए, मुझे ऑफिस जाना है। तभी दुर्गा देवी जी बोली, राम आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे। आज तुम सिया के साथ उज्जैन जाओगे, महाकालेश्वर जी के दर्शन करने। राम चिढ़ते हुए बोला, दादी माँ अब ये क्या है नया, आज ही जाना जरूरी है क्या, फिर चले जाएंगे। दुर्गा देवी ने सख्ती से कहा, ऋषि ये क्या बात हुई। तुम दोनों का शादी के बाद जोड़े से दर्शन करना और बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेना जरूरी है, और ये मेरी इच्छा भी है। तो बस मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहती। उनका हुक्म सुन राम मना नहीं कर पाया। दुर्गा देवी ने अपर्णा से कहा, अपर्णा जाओ जाकर देखो सिया रेडी हुई है ना नहीं। जी। अपर्णा ने सिर हिलाया और ऊपर जाने लगी। उसी समय उसकी नज़र सीढ़ियों पर गई तो देखा सिया तैयार होकर नीचे ही आ रही थी। उसने आज ग्रीन कलर का फुल लेंथ अम्ब्रेला सूट पहना हुआ था जिसमें वो हमेशा की तरह प्यारी लग रही थी। अपर्णा मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। सिया नीचे आई। दुर्गा देवी जी उसे देख उसकी नज़र उतारते हुए बोली, बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन बेटा आज साड़ी पहन लेती तो अच्छा होता। तुम्हें राम के साथ उज्जैन जाना है महाकाल बाबा के दर्शनों के लिए। सिया ने सुन सिर हिलाया और कहा, जी दादी माँ मैं अभी आती हूँ साड़ी पहनकर। इतना बोल वो ऊपर जाने लगी। ये देख राम तुरंत बोला, रहने दीजिए ना दादी माँ, क्या फ़र्क पड़ता है साड़ी हो या सूट, सिया तुम ऐसे ही चलो। ये सुन सिया के कदम रुक गए। दुर्गा देवी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम लोग अभी निकलो वरना देर हो जाएगी। राम ने एक नज़र सिया को देख दुर्गा देवी से कहा, ठीक है दादी माँ, चलो सिया। ये बोल वो आगे बढ़ गया। दुर्गा देवी बोली, जाओ बेटा। वो गया। ये सुन सिया भी उसके पीछे जाने लगी। राम गाड़ी के पास आया और ड्राइवर से चाबी लेकर बोला, तुम ऑफिस जाओ, गाड़ी मैं चलाऊंगा। ड्राइवर ने सिर हिलाया और वहां से चला गया। राम ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और सिया उसके बगल में आ बैठी। सिया को देखते हुए राम ने गाड़ी स्टार्ट की। दोनों बिना कुछ बोले चुपचाप बैठे रहे। थैंक यू, सिया ने गाड़ी में फैली खामोशी को तोड़ते हुए कहा। राम ने असमंजस से पूछा, थैंक यू वो किस लिए। सिया शांत भाव से बोली, वो आपने साड़ी पहनने से मुझे बचा लिया ना, इसलिए। इस पर राम मुस्कुराने लगा। इसके बाद कुछ देर के लिए फिर से गाड़ी में खामोशी फैल गई। अचानक राम ने बहुत प्यार से बोला, सिया। जी। सिया बोली। राम ने उसकी ओर देख कहा, कुछ बोलो ना। सिया ने जवाब दिया, क्या बोलूं।
राम ने आगे देखते हुए कहा, कुछ बात करो ना मुझसे। सिया फिर से बोली, क्या बात करूं? मैं तो कुछ भी नहीं जानती आपके बारे में, आपके नाम के अलावा। ये सुन राम ने उसकी ओर देखा और दोनों की नज़रें आपस में जा मिली। राम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। तो शुरुआत जान पहचान से करते हैं, क्या कहती हो? इस पर सिया ने सिर हिलाया और धीमी आवाज में बोली, जी। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? राम फिर उसकी ओर देख बोला, तुम ही बता दो अपने बारे में कुछ। सिया सहजता से बोली, मैं क्या बताऊं? कुछ है ही नहीं बताने के लिए। जिंदगी तो जैसे थम गई है एक मोड़ पर आकर। सिया के लहजे में उदासी थी जिसे समझ राम के दिल में जैसे कुछ चुभा। वो सिया को बेचैनी से देखने लगा। जारी है च14 राम का इंतजार। सिया को घर के गेट पर ही छोड़ राम थोड़ी देर के लिए ऑफिस चला गया। सिया घर के अंदर आई। दुर्गा देवी उसे देख मुस्कुराते हुए बोली, बेटा आ गए तुम दोनों? सिया मुस्कुराते हुए बोली, जी दादी माँ, ये लीजिए प्रसाद। सिया ने उन्हें प्रसाद दिया। अपर्णा ने पूछा, राम कहाँ है? गाड़ी लगा रहा है क्या? इस पर सिया बोली, नहीं भाभी, वो तो ऑफिस चले गए। दुर्गा देवी ने आंखें बड़ी कर कहा, ऑफिस चला गया? ये लड़का भी ना, हर समय काम ही काम लगा रहता है इसे, काम के अलावा कुछ सूझता ही नहीं इसे। अपर्णा ने उन्हें शांत कराते हुए कहा, दादी माँ, होगा कोई काम, आ जाएगा रात में। दुर्गा देवी ने हल्के गुस्से से कहा, नहीं शैलजा, ये लड़का ना सिर्फ काम के पीछे भागता है, अब इसे समझना होगा कि इसकी शादी हो गई है। घर पर एक पत्नी है जो इसका इंतजार करती है। अब इसे अपनी पत्नी को भी समय देना होगा। आने दो उसे, आज अच्छे से खबर लेती हूँ उसकी। इस बार सिया ने उन्हें शांत कराते हुए कहा, दादी माँ आप गुस्सा मत होइए, वो काम खत्म करके आ जाएंगे, और हो सकता है उन्हें सच में कोई जरूरी काम हो। इतना सुन दुर्गा देवी ने मुंह बनाकर कहा, लो अब तुम भी आ गई उसकी हिमायती। राज और अपर्णा कम है क्या जो तुम भी उसकी तरफदारी कर रही हो? मैं तो अकेली हो गई इस घर में। ये सुन सिया प्यार से उन्हें साइड हक कर बोली, नहीं दादी माँ, मैं तो आपकी ही तरफ हूँ हमेशा। दुर्गा देवी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोली, जाओ जाकर आराम करो, तुम थक गई होगी। इस पर सिया ने हाँ में गर्दन हिलाए और मुस्कुराते हुए ऊपर जाने लगी। दुर्गा देवी ने जाती हुई सिया को देख कहा, अपर्णा, हमारा फैसला गलत नहीं था, हमने राम के लिए बिल्कुल सही फैसला लिया है। ये लड़की राम के लिए एकदम सही है। अपर्णा ने भी हामी भरते हुए कहा, जी दादी माँ, आप सही कह रही हैं, क्योंकि राम में बदलाव तो अभी से नजर आ रहे हैं। उसकी कठोरता कम हो गई है, उसका सख्त मिजाज नरम पड़ जाता है। सिया के सामने ऐसा लगता है जैसे वो सिया को पहले से जानता है। उसकी आंखों में सिया को लेकर कोई अजनबी वाली फीलिंग नहीं आती। अपर्णा अपनी मन की बात कह दी। इस पर दुर्गा देवी बोली, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है अपर्णा, क्योंकि इन दोनों को करीब आने के लिए इनका मन से करीब आना जरूरी है। लेकिन मुझे ये अच्छे से पता है कि राम और सिया इससे पहले कभी नहीं मिले, वो एक दूसरे के लिए अजनबी ही थे शादी से पहले। शायद, अपर्णा ने कहा। दोनों कुछ देर बैठ राम और सिया के बारे में ही बात करने लगे। राम अपने केबिन बैठा फाइल पढ़ रहा था, या यूं कहे कि फाइल के पन्ने उलट रहा था, क्योंकि उसका मन तो काम में लग ही नहीं रहा था। उसके आगे बार बार सिया का चेहरा आ जाता और उसकी मासूमियत से भरी बातें। उसी समय सनी धड़धड़ाते हुए एकदम से अंदर आया। राम उसे देख बोला, सनी तू नॉक करके नहीं आ सकता ना कभी? सनी उसके सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोला, ले अब तेरे केबिन में आने के लिए भी मुझे नॉक करना होगा? अरे यार, ये तेरा केबिन है, बेडरूम थोड़े ही जो नॉक करके आऊं। अब बेडरूम की बात और है, वहां तो तू भाभी के साथ बिजी रहेगा। सनी ने शरारत से अपनी एक आंख दबा दी। शट अप सनी, राम हल्के गुस्से में बोला। सनी मुंह बनाकर बोला, अच्छा ठीक है, मैं चुप हो गया। वैसे एक बात बोलूं? राम ने ठंडे लहजे में कहा, सनी मुस्कुराते हुए बोला, यार भाभी है बहुत खूबसूरत, सच में जैसे कोई परी, तू बहुत लकी है यार। ये सुन राम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे मुस्कुराता देख सनी हैरानी से बोला, ओहो, भाभी को याद कर मुस्कुराया जा रहा है? सच बता, पसंद करने लगा है ना उसे? न। ये सुन राम किसी सोच में गुम गया। सनी ने उसके कंधे पर हाथ रख कहा, कहाँ खो गया भाई? राम ने चौंक कर सनी को देखा और बोला, हाँ, क्या हुआ? सनी ने पूछा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ, कहाँ खो गया तू? भाभी के ख्यालों में, राम ने बात बदलते हुए कहा, चल घर चलते हैं। इतना बोल वो केबिन से बाहर आ जाने लगा। सनी भी उसके पीछे पीछे आया। सनी ने पीछे पीछे चलते हुए कहा, सच बताना यार, तू पसंद करने लगा है ना भाभी को? सनी, राम ने कहा। सनी चिढ़ते हुए बोला, क्या सनी? सनी, लगा रखा है, मुझे मेरा नाम पता है, जो पूछा है उसका जवाब देना। राम ने अब भी कुछ नहीं कहा। दोनों लिफ्ट में आ गए। सनी ने फोर्स करते हुए दोबारा कहा, अरे बोल ना, पसंद करता है या नहीं? राम ने एक ठंडी सांस भरी और सिया को याद कर बोला, पता नहीं यार, पसंद करता हूँ या नहीं।
लेकिन उसका मासूम चेहरा आंखों से होता हुआ सीधा दिल में उतरता है। उसकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते मुझे, उसे जमाने भर की खुशियां देना चाहता हूँ। बोलते हुए वो सिया के ख्यालों में खो गया। उसके साथ बिताए खूबसूरत लम्हे उसे याद आने लगे। उसे खोया हुआ देख सनी ने उसके कंधे पर हाथ रख कहा, मेरे यार तू तो उसे पसंद ही नहीं प्यार भी करने लगा है। ये सुन राम अपने ख्यालों से बाहर आया। वो संभलते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है। सनी ने मुस्कुराते हुए कहा, जानता हूं तू नहीं मानेगा, लेकिन एक दिन तू खुद मुझसे आकर कहेगा कि तुझे भाभी से प्यार हो गया है। राम ने उसके सिर पर मार कहा, सपने देखना बंद कर दे, प्यार और मुझे कभी नहीं। बिल्डिंग से बाहर आकर वो अपनी गाड़ी में बैठ चला गया। सनी वहीं खड़ा होकर राम को जाते हुए देख बोला, वो दिन बहुत जल्दी आएगा मेरे दोस्त, बहुत जल्दी। राम रात देर से घर पहुंचा। सभी सो चुके थे। राम अपने कमरे में आया तो देखा सिया खिड़की पर खड़ी थी। दरवाजे की आहट से वो पलटी। राम ने उसे जगा हुआ देख पूछा, तुम सोई नहीं अब तक? सिया ने शांत भाव से कहा, नहीं, आपका वेट कर रही थी। राम थोड़े हैरानी से बोला, मेरा वेट क्यों? सो जाना चाहिए था ना, इतने देर तक जागने की क्या जरूरत है? सिया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बोली, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना बोल वो बाहर जाने लगी तो ऋषि ने उसकी कलाई पकड़ रोक लिया। सिया सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। राम ने शांत भाव से कहा, मुझे भूख नहीं है, क्या तुमने खाना खाया? जी, सिया ने कहा। राम ने उसकी कलाई छोड़ी और कहा, ठीक है फिर सोते हैं चलो। सिया ने सिर हिलाया और काउच पर आकर लेट गई। राम चेंजिंग रूम में चला गया। कुछ देर बाद राम बाहर आया तो देखा सिया सो चुकी थी। चेहरे पर मासूम मुस्कान लिए वो बहुत प्यारी लग रही थी। राम भी उसको देखते हुए सनी की बातें याद करते हुए सो गया। सिया को लेकर उसके दिल में एहसास तो जागने लगे थे, लेकिन सिया के मन की तो बस वही जानती थी। उसे राम से नफरत है, गुस्सा है या फिर और कुछ, ये तो उसके दिल के अंदर ही था। आरती किसने गाए? सुबह जब राम की नींद खुली तो देखा आज सिया पहले से जगी है। वो आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल संवार रही है। उसके गीले बालों से पानी की बूंदें टपक कर उसकी कमर को भिगो रही हैं। सिया अपने बाल आगे कर सुझाने लगी। उसके बैकलेस डोरी वाले सूट से उसकी गोरी पीठ राम को साफ नजर आने लगी। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। सिया का ध्यान राम पर गया ही नहीं। अपने में ही मगन उसने अपने बाल संवारे। उसके बाद अपनी मांग में सिंदूर लगाया और अपने सूट की डोरी बांधने की कोशिश करने लगी, मगर डोरी का दूसरा सिरा उसके हाथ में नहीं आ रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी डोरी उसकी पकड़ में नहीं आई। अब सिया झुंझला उठी। उसके चूड़ियों की ज्यादा होती खनक सुन राम ने आंखें खोली। वो बेड पर लेटे ही सिया को परेशान होता देख रहा था। कुछ देर और कोशिश करने बाद भी जब डोरी नहीं बंधी तो आखिर राम बेड से उठा और आहिस्ता से पीछे जाकर उसके ड्रेस की डोरी जो हुक में फंसी हुई थी निकालने लगा। राम के उंगलियों का स्पर्श समझ सिया चौंकी और तुरंत पलट गई, मगर राम ने बिना उसकी ओर देखे और कोई जवाब दिए बिना फिर से उसे आगे की ओर घुमाया। उसने ने खामोशी से हुक में फंसी डोरी निकाली और दोनों सिरों को पकड़ कसकर डोरी बांध दी। राम की उंगलियां जैसे जैसे उसकी पीठ को छुई तो सिया अंदर तक सिहर उठी और उसकी आंखें इस एहसास से स्वत ही बंद हो गई। मगर राम के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। राम ने उसे आईने में देखते हुए बड़ी सहजता से कहा, अब पति हूं तुम्हारा तो इस नाते इतनी हेल्प तो तुम मुझसे ले ही सकती हो। ये सुन सिया आंखें खोल आईने में से राम को देखने लगी। वो राम के भावहीन चेहरे को ध्यान से देखने लगी। सिया मन ही मन सोचने लगी, कैसे आदमी है ये, इन्हें कुछ नहीं होता क्या? राम डोरी बांध हटने लगा। उसी समय सिया ने तुरंत अपने बाल एक झटके से पीछे किए जिससे उसके बाल राम के चेहरे को छू गए। उसके बालों से आती शैम्पू की भीनी भीनी सी महक राम का रोम रोम महका गई। लेकिन राम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो एकदम सहजता से बेड पर बैठ गया। राम ने उससे पूछा, आज जल्दी उठ गई तुम? सिया ने बेड पर रखा दुपट्टा उठाते हुए बोली, हाँ, सोचा घर में सब जल्दी उठते हैं तो मैं भी जल्दी उठ जाऊं। ये बोल उसने गले में दुपट्टा डाला और राम की ओर पलटी। राम ने उसे देखते हुए कहा, तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है सिया, तुम्हें जैसे रहना हो तुम वैसे इस घर में रह सकती हो। तुम्हें देर से उठने की आदत है, इट्स ओके, देर से उठो, कोई कुछ नहीं कहेगा, ये तुम्हारा अपना घर है। इस पर सिया तुरंत राम को देख बोली, लेकिन आप भी तो जल्दी उठ जाते हैं। राम बेड से उठते हुए बोला, हाँ, उठता हूँ क्योंकि मुझे आदत है, और फिर मुझे सुबह एक्सरसाइज भी करनी होती है, इसलिए मैं जल्दी उठता हूँ। राम अलमारी खोल अपने कपड़े ढूंढने लगा, मगर उसे अपने कपड़े मिल नहीं रहे थे। उसने देखा अलमारी में कपड़ों की सेटिंग भी चेंज हुई है। सिया ने उसे ऐसे अलमारी फफेरते हुए देखा तो पूछा, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? राम अपने कपड़े ढूंढते हुए बोला, हाँ, मेरे जिम के कपड़े नहीं मिल रहे और मेरी अलमारी में भी सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। सिया आगे आकर बोली, आप हटिए मैं देती हूँ। राम बगल हट गया। सिया ने उसके जिम के कपड़े निकालकर उसे दे दिए। राम उसे सवालिया निगाहों से देखने लगा।
उसकी नज़रों में सवाल देख सिया धीरे से बोली, वो मैंने ही अलमारी में कपड़ों की सेटिंग चेंज की है, क्योंकि मैंने अपने कपड़े और दूसरी चीज़ें भी अलमारी में सेट कर दी हैं। सारा सामान कमरे में बिखरा पड़ा था, और आपको भी तो बिखरा कमरा पसंद नहीं है। राम आश्चर्य से उसे देख बोला, हाँ, लेकिन मेरे इतने सारे कपड़े सब तुमने कैसे एक ही वार्डरोब में सेट कर दिए, और साथ ही अपने भी? मैं तुम्हारे कपड़ों के लिए दूसरा वार्डरोब लगवा देता। सिया तुरंत बोली, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सब व्यवस्थित आ गया है, दूसरे वार्डरोब की ज़रूरत नहीं है। राम आंखें बड़ी कर बोला, सिया लेकिन मेरे इतने सारे कपड़े थे, तुमने एक ही वार्डरोब में सब सेट कैसे किया? ये सुन सिया तुरंत बोली, अब ढंग से रखेंगे तभी तो सब आएगा ना। राम ने उसे घूरते हुए कहा, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे कपड़े रखने नहीं आते? ये सुन सिया जल्दी से बोली, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब है कि मैंने आपके सारे कपड़े सब कुछ अच्छे से सेट कर दिया है, देखिए ना, आपको पसंद आएगा। इतना बोल वो वार्डरोब खोलकर दिखाने लगी कि कौन सी चीज़ कहाँ है। सिया का ये भोलापन देख राम मुस्कुराने लगा। राम मन में बोला, इसे वर्ल्ड्स बेस्ट सर्जन बनना है, और मुझसे तो ऐसे डर रही है जैसे मैं इसे खा ही जाऊंगा। राम अपने कपड़े लेकर मुस्कुराता हुआ चेंजिंग रूम में चला गया। राम ने चेंज कर बाहर आकर सिया से कहा, अब तो तुमने कमरा देख लिया होगा, और मेरी तस्वीर भी। उसने तस्वीर की ओर इशारा कर दिया। सिया ने नज़रें उठाकर सामने दीवार पर देखा तो राम की बहुत ही खूबसूरत बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें राम के चेहरे पर मोहिनी मुस्कान थी। तस्वीर देख सिया मन में बोली, कितनी मन मोहिनी मुस्कान है इनकी, लेकिन सिर्फ तस्वीर में, असलियत में तो मुस्कुराते ही नहीं, बस गुस्सा करते रहते हैं, हूँ और घूरते रहते हैं। उसे ऐसे एकटक तस्वीर देख राम ने कहा, क्या सोचने लगी? राम की आवाज़ से सिया ख्यालों से बाहर आए। सिया हड़बड़ाते हुए बोली, जी कुछ नहीं, बस ये सोच रही थी कि बहुत ही प्यारी फोटो है। ये सुन राम उसे गहरी निगाहों से देखने लगा। सिया को जब समझ आया उसने क्या कहा तो वो इधर उधर देखने लगी और अपने नाखून चबाने लगी। राम मंद मंद मुस्कुराने लगा। उसने सिया से कहा, चलो मैं तुम्हें पूरा कमरा दिखाता हूँ। सिया ने सिर हिलाया और उसके साथ चलने लगी। राम ने एक और का दरवाज़ा खोला जो उसका जिम था। उसने हाथ के इशारे से बताया, ये मेरा जिम है, और इससे ही लगकर दूसरी तरफ मेरा स्टडी रूम है। राम ने दूसरी ओर का दरवाज़ा खोल दिखाया और अंदर आ गया। सिया ने देखा वहाँ ढेर सारी किताबें रखी हुई हैं, हर विषय की किताब है वहाँ। सिया रैक से बुक निकाल देखने लगी। वो बुक्स देखते हुए बोली, आपके पास बुक्स का कलेक्शन काफ़ी अच्छा है, आपको पढ़ने का भी शौक है? राम ने शांत लहजे में जवाब दिया, हाँ, जब टाइम मिलता है तो ज़रूर पढ़ता हूँ। इन दिनों बिजनेस में कुछ ज़्यादा बिजी हो गया हूँ, तो उतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन जब भी उलझन में होता हूँ तो यहाँ आ जाता हूँ इन किताबों के पास। ये सच्ची साथी होती हैं तन्हाई और उलझन की, इनके पास हर सवाल का जवाब होता है। राम की बातें सुन सिया कुछ सोचने लगी। राम अचानक उसका हाथ पकड़ बोला, चलो तुम्हें और भी कुछ दिखाऊं। ये बोल वो सिया को बाहर ले आया। ये पहली बार था जब राम ने उसका हाथ ऐसे हक से थामा था। सिया कभी अपने हाथ को तो कभी राम को देखती, उसके मन के एक एक तार झंकृत हो उठे। राम उसे एक कर्टन के पास लाया। कर्टन हटाते ही सामने शीशे की वॉल के उस ओर स्विमिंग पूल नजर आया। सिया की आंखों में चमक आ गई। सिया चाहते हुए बोली, अरे वाह, स्विमिंग पूल भी है आपके कमरे में? राम ने तुरंत उसकी बात सुधार कहा, हमारे कमरे में। ये सुन सिया ने सिर हिला दिया। वो आहिस्ता से बोली, जी हमारे कमरे में। राम मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें स्विमिंग आती है? सिया ने धीरे से कहा, नहीं, लेकिन अच्छी लगती है स्विमिंग, सीखने का शौक है। सिया ने कहा और शीशे के वाल का दरवाजा खोल स्विमिंग पूल के पास आ गई। वहीं पास में एक झूला लगा हुआ था जिस पर सिया बैठ गई और स्विमिंग पूल को देखने लगी। राम उसके चेहरे की चमक देख बोला, तुम बैठो, मैं आता हूँ, मेरे एक्सरसाइज का टाइम हो गया है। सिया ने फिर सिर हिला दिया। राम वहाँ से चला गया। कुछ देर वहीं बैठ सिया अंदर कमरे में आई। उसने अलमारी से राम के ऑफिस के लिए कपड़े निकाले और नीचे आ गई। उसे इतनी सुबह जगा हुआ देख दुर्गा देवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दुर्गा देवी प्यार से बोली, बेटा तुम जल्दी उठ गई। जी दादी माँ, सिया ने कहा। दुर्गा देवी बोली, बहुत अच्छा किया, आओ आज तुम अपने हाथ से पूजा करो। इतना बोल उन्होंने अपर्णा को इशारा कर दिया। अपर्णा मुस्कुराते हुए सिया के पास आए और उसको लेकर मंदिर में आ गई। सिया ने मन लगाकर पूजा की और आरती गाने लगी। उसकी आवाज़ सुन सभी मुस्कुराने लगे। पूरा घर उसके मधुर आवाज़ से गूंज उठा। उसकी आवाज़ सुन राज भी अपने कमरे से रेडी होकर जल्दी बाहर आया। राम भी आईने के सामने खड़ा होकर अपने स्लीव्स के बटन लगा रहा था। जब उसके कानों में सिया की आवाज़ गई तो उसके हाथ रुक गए। वो कमरे से बाहर आया और नीचे झांकने लगा, लेकिन सभी मंदिर में होने की वजह से उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वापस कमरे में जाकर उसने जल्दी से अपना ब्लेजर पहना और नीचे आया, लेकिन उसके नीचे आते ही आरती खत्म हो गई। सिया आरती की थाल लेकर बाहर आए और सबको आरती देने लगी।
सभी ने आरती और प्रसाद लिया और डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गए। राम को देख सिया उसके पास भी गई। जी, आरती, सिया बोली तो राम ने आरती ली और हथेली सिया के ही माथे से लगा दी। सिया उसे हैरानी से देखने लगी। राम उसे देख बोला, तुम खुश और स्वस्थ रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये बोल वो भी डाइनिंग टेबल की ओर चला गया। सिया उसे हैरानी से जाते हुए देखने लगी। वो मन ही मन बोली, इन्हें मैं समझ क्यों नहीं पा रही हूँ। वो राम की कही बात सोच हल्के से मुस्कुरा दी। आरती की थाली रख वो भी नाश्ते के लिए आ गई। सभी बैठ नाश्ता करने लगे कि राम एकदम से बोल पड़ा, भाभी माँ, वो आरती कौन गा रहा था। ये सुन सभी एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगे और सिया खामोशी से सिर नीचे किए अपना नाश्ता करने लगी। दुर्गा देवी और अपर्णा ने आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। अपर्णा ने मुंह बनाकर कहा, क्या हुआ देवर जी, आवाज कुछ खास पसंद नहीं आई क्या। हम जानती हूँ, बस ऐसी ही थी वो आवाज, उसमें कोई बात नहीं थी। इस पर राम एकदम से बोला, नहीं भाभी माँ, आवाज बहुत ही अच्छी थी, इतनी मीठी कि कानों में शहद घुल रही हो। किसने गाए? आरती बोलिए ना। सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई। सिया ने एक बार नजरें उठाकर राम को देखा, फिर नजरें झुका ली। राम आगे बोला, लेकिन हमारे घर में ये इतना मीठा कौन गाने लगा सुबह सुबह, ये जानना चाहता हूँ। अपर्णा मुस्कुराते हुए बोली, अरे ये तो हमारी प्यारी देवरानी जी गा रही थी। ये सुन राम हैरानी से सिया को देखने लगा, फिर उसने अपर्णा की ओर देखा तो अपर्णा ने अपनी पलकें झपका दी। ये समझ वो हल्के से मुस्कुराया और उसके बाद वो बिना कुछ कहे सिर नीचे कर खाने लगा। उसी समय घर में सनी की एंट्री होती है। सनी अंदर आते हुए बोला, राम मेरा यार, कहाँ है तू। दुर्गा देवी ने खुशी से कहा, सनी। सनी ने दुर्गा देवी के पैर छूते हुए कहा, दादी माँ, कैसी हैं आप। अपर्णा ने पूछा, तुम कब आए लंदन से। ओ भाभी, बस 2 दिन पहले ही आया हूँ। सनी कुर्सी खींचकर बैठ गया और एक एप्पल उठाकर खाने लगा। दुर्गा देवी बोली, 2 दिन हुए तुम्हें आए और घर तुम अब आ रहे हो। सनी अपने कान पकड़ बोला, सॉरी दादी माँ, वो क्या है ना, जैसे ही मुझे पता चला कि राम की शादी हो गई है मैं उससे मिलने सीधा ऑफिस पहुंचा, इसलिए यहाँ नहीं आ पाया। इस पर राम ने उसे घूरते हुए कहा, सिर्फ ऑफिस नहीं दादी माँ, ये तो मेरे साथ सिया के घर भी गया था, पग फेरे से लाने उसे। सनी मासूम सी शक्ल बना के बोला, देखा दादी माँ कैसे घूर रहा है। माना कि वो इसकी ससुराल है, लेकिन भाभी से मेरा भी तो कोई रिश्ता है, इसलिए उनके मिलने का वेट करने से अच्छा पहली फुर्सत में मैं ही मिल आया उनसे। ये सुन सभी मुस्कुराने लगे। दुर्गा देवी ने प्यार से कहा, तुमने बहुत ही अच्छा किया बेटा, बैठो नाश्ता करो। अपर्णा ने कहा। सनी नाश्ते की ओर देख बोला, ये भी कोई कहने की बात है, आया हूं तो खाकर ही जाऊंगा। अपर्णा ने मुस्कुराते हुए उसकी प्लेट लगा दी। राज ने पूछा, और बताओ रोनित, कैसा चल रहा है तुम्हारा बिजनेस। सनी बड़े ही स्टाइल से बोला, बिजनेस तो बढ़िया ही चल रहा है भैया। और तुम्हारे माँ पापा, राज ने आगे पूछा। सनी ने जवाब दिया, मम्मा पापा दोनों ठीक हैं, बस अब पापा भी मुझे परेशान करने लगे हैं कि शादी कर ले, अब तो राम की शादी हो गई। इस पर दुर्गा देवी बोली, तो कर लो ना शादी, उसमें परेशानी क्या है, लड़की तो पहले से ही देख रखी है तुमने। सनी मुंह बनाकर बोला, हाँ दादी माँ देख तो रखी है, अब बस फेरे लेने बाकी हैं। लेकिन वो क्या है ना दादी माँ कि मुझे इतनी जल्दी इस झंझट में पड़ना नहीं है। राम उसके सिर पर मारते हुए बोला, अच्छा तो शादी तेरे लिए झंझट है, रुक अभी रूही को बताता हूँ। इतना बोल उसने अपना मोबाइल निकाल तो सनी ने उससे फ़ोन छीन लिया। सनी ने नौटंकी करते हुए कहा, मत कर मेरे यार, क्यों मेरे ही पीछे पड़ा रहता है, अब तो तेरी शादी भी हो गई है तब भी ये टफ नेचर कैरी किए हुए है। भाभी अब आप ही अपने पत्थर दिल पति को मोम की तरह पिघला सकती हो। वो सिया को बेचारा सा मुंह बनाकर देखने लगा। उसकी नौटंकी देख हंसने लगे। जारी है अनटाइटल्ड चैप्टर। राम उसे देखते हुए बोला, तू नहीं सुधर सकता। इस पर सनी ने ना में गर्दन हिला दी। सिया को उन दोनों की ये नोक-झोंक अच्छी लग रही थी। वो भी मुस्कुराते हुए उस पल का मजा ले रही थी। राम। कुछ देर की खामोशी के बाद दुर्गा देवी ने कहा। राम ने जवाब दिया, जी दादी माँ। दुर्गा देवी सिया की ओर देख बोली, बेटा बहू को लेकर कहीं घूमने नहीं जाओगे। ये सुन सिया के हाथ खाते खाते रुक गए। सनी एक्साइटेड होते हुए बोला, दादी माँ ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। यार राम, तुम दोनों ने अभी अपना हनीमून प्लान नहीं किया, ये तो गलत बात है। भाभी क्या सोचती होंगी, कैसा पति है। खैर छोड़ो, तू है ही बोर। भाभी आप बताओ कहाँ जाना है, मुझे बताओ, टिकट मैं ला कर दूंगा। सनी एक्साइटमेंट में बोले जा रहा था। उसकी बातें सुन राम के गले में खाना अटक गया और वो बुरी तरह खांसने लगा। उसे ऐसे खांसता देख सिया तुरंत उठकर उसे पानी का ग्लास देते हुए बोली, पानी पी लीजिए। राम ने नजरें उठाकर उसे देखा। उसने आंखों से ही इशारा किया। राम ने पानी पिया और सिया उसकी पीठ सहलाने लगी। सभी उन दोनों को देख मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। राम की नजरें जब उन दोनों को देखती अब की नजरों पर गई। वो असहज हो गया। उसने सिया से कहा, मैं ठीक हूँ, थैंक्स।
तुम बैठो। सिया उसके लिए बहुत परेशान हो गई थी। राम ने दोबारा कहा, सिया मैं ठीक हूँ। ये सुन सिया के हाथ रुक गए। उसने राम की ओर देखा। मैं ठीक हूँ, तुम बैठो। थैंक्स। सिया ने अपना सिर हिलाया और अपनी चेयर पर बैठ गई। सनी आंखें मटकाते हुए बोला, देखा दादी माँ, अब टाइम आ गया है कि इन्हें हनीमून पर भेज दिया जाए। भाभी आप बताइए कहाँ की टिकट करवाऊँ, रोम, पेरिस या लंदन? सनी ने सिया से पूछा। सिया बिना कुछ रिएक्ट किए चुप ही रही। उसने कुछ नहीं कहा। क्या कहे उसे समझ ही नहीं आ रहा था। उसके लिए सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड सी हो गई थी। उसकी नज़रें ही नहीं उठ रही थी सबके सामने। सनी फिर से बोला, अरे भाभी आपने जवाब नहीं दिया, बोलिए कहाँ जाना है आपको? राम ने सख्ती से कहा। सनी अब बस बहुत हो गया, मत परेशान करो उसे। ये सुन सनी मुस्कुराते हुए बोला, ओ कितनी परवाह है। सिया के लिए अब वहाँ खड़े रहना मुश्किल हो गया। वो वहाँ से सीधा अपने कमरे में चली आई। उसके जाने के बाद राम ने उसके सिर पर मारते हुए कहा, तुझे ज़रा भी समझ नहीं है ना, कब क्या बोलना है? सनी ने सिर सहलाते हुए कहा, अब मैंने क्या किया? उसकी नौटंकी देख सभी मुस्कुरा रहे थे। सभी उसे अच्छे से जानते थे। राम ने सख्त लहजे में कहा, ये क्या था? तू तो उसके पीछे ही पड़ गया। हनीमून के लिए कहाँ जाना है, जल्दी बताओ। ये सब क्या लगा रखा था? उसके लिए कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी जानता है तू? एक तो वैसे ही वो कम बोलती है, और अब इसके बाद तो जाने कब तक छिपती फिरेगी मुझसे। सनी मुंह बनाकर शरारत से बोला, ओ तो ये बात है, अब वो तुमसे भी छिपती फिरेंगी? ओ सो सैड ना। राम उसे डांटते हुए बोला, शट अप सनी, बहुत हो गया मजाक। इतना बोल वो ऊपर कमरे जाने लगा। उसे ऊपर जाते देख, ओ भाभी से मिलने की बेकरारी। सनी फिर बोला। राम ने उसकी ओर आते हुए कहा, तू फिर से बोला? रुक अभी बताता हूँ तुझे। तभी सनी दुर्गा देवी के पीछे छिपने लगा। वो छिपते हुए बोला, दादी माँ प्लीज मुझे बचाए अपने खडूस लाडले से। राम आगे आकर बोला, तू पहले दादी माँ के पीछे से निकल वहां से। दुर्गा देवी को हटाकर उसने सनी का गला मजाक में पकड़ते हुए मस्ती से बोला, अब बोल क्या बोल रहा था? सनी कान पकड़ते हुए बोला, अरे माफ कर दे मेरे बाप, माफ कर दे, छोड़ मुझे, मेरी सांस अटक रही है। देख मजाक मजाक में कहीं मैं सच में मर गया तो तुझे जेल हो जाएगी, फिर सोच भाभी का क्या होगा। सिया का जिक्र आते ही राम ने तुरंत सनी का गला छोड़ दिया। ये देख सनी फिर से चिढ़ाते हुए बोला, देखा भाभी की कितनी फिक्र है तुझे। इतना सुन राम फिर से उसे मारने उसके पीछे भागने लगा। अब दोनों घर के सोफे कुर्सी से कूद कूद कर इधर उधर भागने लगे। राम, सनी रुक जाओ, चोट लग जाएगी किसी को, ऐसे बच्चों की तरह क्यों कूद फांद कर रहे हो? अपर्णा उन्हें रोकते हुए बोली। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, रहने दो अपर्णा, अब वो दोनों नहीं रुकेंगे, ये उनकी पुरानी आदत है। इस पर दुर्गा देवी ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ इन दोनों की वजह से ही घर में थोड़ी चहल पहल हो जाती है, वरना राम तो पूरे समय खामोश ही रहता है, और उस पर से उसका गुस्सा, उसके तो क्या ही कहने। अब तीनों उन दोनों की मस्ती देख खुशी से मुस्कुरा रहे हैं। भागते भागते सनी किसी से टकरा जाता है। हुई माँ मैं मर गई, हाय मेरी कमर, मार डाला मुझे। एक लगभग 50-55 साल की वयस्क महिला जमीन पर गिरी अपनी कमर सहला रही थी। उन्हें देख सभी उनकी ओर दौड़े। राम दौड़कर आया और उनकी ओर हाथ बढ़ाते हुए बोला, बुआ जी आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? उठिए। वो महिला राम को देख अपना मुंह फेर लेती है और उसे अनदेखा कर फिर से कराहने लगती है। ये देख राम अपना हाथ पीछे कर लेता है। राज आगे आकर उनको उठाता है और उन्हें सोफे पर बैठाता है। राज ने पूछा, बुआ जी आप ठीक हैं? बुआ जी कराहते हुए बोली, हाँ ठीक हूँ बेटा, भगवान की दया से, वरना किसी ने तो मुझे चोट पहुँचाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। ये उन्होंने राम पर अपनी जलती निगाहें डाली। राम ने नज़रें नीची कर ली। राज और अपर्णा ने बुआ जी के पैर छुए तो उन्होंने उन्हें खुशी से भर भर कर आशीर्वाद दिया। राम भी उनके पैर छूने लगा मगर उन्होंने अपने पैर पीछे ले लिए। ठीक है, बस तुम दूर ही रहो, बुआ जी बोली। राम ने सबको देखा, फिर एक गहरी सांस भर उनसे दूर हो गया। सनी के साथ साथ घर में किसी को भी उनकी ये हरकत पसंद नहीं आई। उनकी हरकतें देख दुर्गा देवी ने सख्त लहजे में कहा, शांति तुम आते ही शुरू हो गई। शांति ने मुंह बनाकर कहा, हाँ माँ आपको तो मैं ही बुरी लगती हूँ, आपके लाडले के आगे तो आप किसी को नहीं देखती, वो सामने हो तो आपको कहाँ कोई और दिखता है। दुर्गा देवी ने शांत भाव से कहा, मत भूलो शांति मैं तुम्हारी माँ हूँ तो ऋषि की दादी माँ भी हूँ। शांति भी चिढ़ते हुए बोली, हाँ सब जानती हूँ मैं, मुझे मत बताए माँ आपका किससे क्या रिश्ता है और आप किसकी क्या है। सनी ने धीरे से राम के कान में बोला, यार ये शांति बुआ जी क्यों आ जाती है इस घर में अशांति फैलाने। राम ने उसे आंख दिखा दी तो सनी ने मुंह पर उंगली रख ली। दुर्गा देवी ने पूछा, तुम्हें तो मैंने शादी में बुलाया था शांति, तब तुम क्यों नहीं आई? शांति मुंह बनाकर बोली, अरे आपके लाडले की शादी में मुझे आने का मन नहीं था,
दुर्गा देवी ने भी उसी लहजे में कहा, तो अब क्यों आए हो? शांति झूठा बुरा फील करने का दिखावा करते हुए बोली, माँ क्या अब इस घर में मैं आ नहीं सकती? अरे मैं तो आपसे मिलने आई हूँ, और साथ ये भी देखने कि आपने कौन सा चांद का टुकड़ा ढूंढ कर लाया है अपने लाडले के लिए। ये शांति ने एक बार फिर राम को देखा। सनी फिर धीरे से बोला, यार इनकी प्रॉब्लम क्या है? ये इतना चिढ़ती क्यों है तुमसे? ये सुन राम ने अपने कंधे उचका दिए, जैसे बोल रहा हो पता नहीं। सनी ने राम के गले लगते हुए कहा, चल मैं चलता हूँ, इससे पहले कि यहाँ का माहौल गर्म हो जाए। तुझे बाद में मिलता हूँ, बाय। वैसे भी मुझसे बुआ जी का ड्रामा झेला नहीं जाता। बेस्ट ऑफ लक। सनी वहाँ से चला गया। दुर्गा देवी बड़े ही गर्व से बोली, शांति तुझे जरूर इस घर की छोटी बहू से मिलवाऊंगी। पहले जाकर फ्रेश हो ले, कुछ खा पी ले, फिर मिल लेना। ये सुन शांति की आंखों में चमक आ गई। शांति उठते हुए बोली, हाँ माँ आप ठीक कह रहे हो, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, नाश्ता वहीं भिजवा देना। शांति उठी और अपने कमरे में जाने लगी। उनके जाते ही सबने चैन की सांस ली। राम ने दुर्गा देवी से कहा, दादी माँ मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ। दुर्गा देवी ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। वो भी बाहर जाने लगा। राम। दुर्गा देवी की आवाज पर राम के कदम रुक गए। उसने पलटकर उन्हें देखा। दुर्गा देवी दुखी स्वर में बोली, बेटा शांति की बातों को दिल से मत लगाना। ये सुन राम उनके पास आया और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, दादी माँ मैं क्या जानता नहीं हूँ बुआ जी को, वो ऐसी ही हैं, इतने सालों से देखता आ रहा हूँ। आप चिंता ना करो, मैं ठीक हूँ। ये बोल राम ने दुर्गा देवी को साइड हग कर लिया। कुछ देर बाद राम ने कहा, अब जाऊँ मैं ऑफिस? दुर्गा देवी प्यार से बोली, जा, लेकिन जल्दी आ जाना, अब घर पर तेरी पत्नी भी तेरा इंतजार करती है। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, जी। राम घर बाहर आ गया। राज भी दुर्गा देवी के पास आकर कहा, दादी माँ मैं भी चलता हूँ। दुर्गा देवी ने सिर हिलाया। वो भी चला गया। दुर्गा देवी ने चिंता जताते हुए कहा, पता नहीं कब राम के लिए शांति के दिल में प्यार और अपनापन जागेगा। ये सुन अपर्णा ने उनके हाथ पर हाथ रख कहा, सब ठीक हो जाएगा। दादी माँ आप परेशान ना हो, राम के लिए उनका मन भी एक दिन जरूर पिघलेगा। दुर्गा देवी ने दुखी स्वर में कहा, कब ठीक होगा अपर्णा? आखिर कब ठीक होगा, कब पिघलेगा उसका दिल राम के लिए? जब तक बदलाव आएगा तब तक तो शांति अपनी कड़वी बातों से राम का सीना छलनी कर देगी। मेरा बच्चा पहले से जख्मी है अपर्णा, पहले से ही चोट खाया हुआ है, तुम तो जानती हो ना। अपर्णा उन्हें समझाते हुए बोली, दादी माँ सब माता रानी पर छोड़ दीजिए, सब सही होगा, बात विश्वास रखिए। ये सुन दुर्गा देवी फीका मुस्कुरा दी। जारी है, क्यों रहती है शांति राम से खफा जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। बुआ जी की कड़वाहट। लंच के समय बुआ जी कमरे से बाहर आए। अपर्णा और सिया खाना लगा रहे थे। दुर्गा देवी जी हेड ऑफ द फैमिली के चेयर पर बैठी हुई थी। शांति ने एक नज़र सिया को देखा, फिर डाइनिंग टेबल की ओर आते हुए बोली, माँ आप लोग तो मेरे बिना ही लंच करने लगे। दुर्गा देवी ने सहज भाव से कहा, अभी नहीं किया है शांति, आओ तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। शांति ने जानबूझकर सिया को अनदेखा कर कहा, माँ आपने अपने लाडले की पत्नी से नहीं मिलवाया? कहाँ है वो? लगता है अभी कमरे से बाहर नहीं आए। दुर्गा जी ने भी उसी लहजे में जवाब देते हुए कहा, मेरे ख्याल से तुम्हारे चश्मे का नंबर बढ़ गया है शांति, जो तुम्हें हमारी चांद-सी बहू नजर नहीं आ रही। ये सुन शांति मुंह बिचकाने लगी। दुर्गा देवी ने सिया को शांति से मिलवाते हुए कहा, सिया बेटा इनसे मिलो, ये हैं राम और राज की बुआ जी, मेरी बेटी शांति। ये भोपाल में रहती है, किसी वजह से शादी में नहीं आ पाई तो अब आई है समय निकालकर तुमसे मिलने। ये सुन सिया तुरंत शांति के पैर छूने लगी। शांति ने तुरंत पैर पीछे ले लिए और दूर से ही हाथ कर बोली, अरे ठीक है, मेरे पैर छूने की जरूरत नहीं है। सिया को थोड़ा अजीब लगा उनका बर्ताव, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दुर्गा देवी को उनकी ये हरकत अच्छी नहीं लगी, लेकिन उन्होंने इस समय कुछ न कहना ही सही लगा। शाम को जब राम ऑफिस से आया तो देखा सभी लिविंग रूम में ही बैठे हैं। वो भी सबके पास ही चला आया। उसे देख शांति फिर से बुरा सा मुंह बनाने लगी, जिसे सिया ने देख लिया, लेकिन दुर्गा देवी और अपर्णा के चेहरे पर उसे देख मुस्कुराहट थी। दुर्गा देवी ने बड़े दुलार से कहा, बेटा तू आ गया? राम ने सहजता से कहा, जी दादी माँ, आपने ही कहा था जल्दी आने को, तो आ गया समय से देखिए। ये सुन दुर्गा देवी मुस्कुराने लगी। अपर्णा ने कहा, जाकर फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए कॉफ़ी भिजवाती हूँ। शांति को राम का इतना प्यार दुलार बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो अंदर ही अंदर जल रही थी। राम ने शांति को एक नज़र देखा, फिर अपर्णा से कहा, थैंक यू भाभी माँ। ये बोल वो ऊपर अपने कमरे में जाने लगा। उसे ऊपर जाता देख शांति ने अपने शब्दों में कड़वाहट लाते हुए कहा, आपने इसे कुछ ज्यादा ही सिर चढ़ा रखा है माँ, क्या जरूरत है इसे इतना प्यार जताने की? इतना सब कुछ दे दिया है उसे, ये क्या कम है? शांति की कड़वी बातें सुन राम के कदम रुक गए और उसकी आंखों में नमी आ गई। सिया को भी ये सुन अजीब लगा।
दुर्गा देवी ने सख्त लहजे में उन्हें डपटते हुए कहा, शांति तुम भूल रही हो कि वो इस घर का बेटा है और मेरा पोता। तो इस प्यार का उसे पूरा अधिकार है। शांति मुंह बिचका कर बोली, हाँ हाँ, खूब जानती हूँ, इस प्यार पर उसका अधिकार है और वो आपका पोता है। खून और आया बड़ा इस घर का बेटा। राम सीढ़ियों पर खड़ा ये सब सुन रहा था। सिया ने उसकी ओर देखा तो उसकी नम आंखें देख उसे बहुत बुरा लगा। राम ने खुद को संभाला और ऊपर चला गया। राज ने नाराजगी से कहा, बुआ जी आप क्यों हर समय उसका दिल दुखाती रहती हैं? वो अगर आपकी सब बातें चुपचाप सिर झुकाकर सुनता है और आपको कोई जवाब नहीं देता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है, वो सिर्फ आपका लिहाज करता है, आपका अपमान नहीं करना चाहता। वरना उसके गुस्से से हर कोई वाकिफ है। उसके सामने सिर उठाने की हिम्मत बड़े से बड़ा आदमी नहीं करता। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान अपनों के आगे ही बेबस हो जाता है। बस ऐसे ही वो आपके आगे बेबस हो जाता है। इस पर शांति ने झूठा रोने का नाटक करते हुए कहा, देखा माँ, देखा आपने, अब उस लड़के के लिए राज भी मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है। दुर्गा देवी माँ गुस्से से बोली, राज ने कुछ गलत नहीं कहा शांति, जो कुछ भी कहा वो सब सही था। तुम अपनी हरकतें नहीं देख रही। तुम्हें कुछ भी ख्याल है कि तुम उसकी पत्नी के सामने उसे बातें सुना रही हो, उसे हीन भावना से देख रही हो, उसे तिरस्कृत कर रही हो, और उसका अपमान भी कर रही हो। वो अगर सुन लेता है सिर्फ मेरी वजह से, तुमने सोचा है कभी घर उसने पलटकर तुम्हें जवाब दे दिया तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? शांति ने एक नज़र सबको देखा और सिया को देख मुंह बनाकर पैर पटकते हुए वहां से चली गई। सिया को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि ये सब हुआ क्या। दुर्गा देवी ने उसकी ओर देखा तो वो सीधा किचन में चली गई। दुर्गा देवी ने अपर्णा से कहा, अपर्णा जाकर देखो वसुधा, जाने क्या सोच रही होगी वो। तो शैलजा ने सिर हिला दिया, जी दादी माँ, ये बोल वो वहां से किचन में चली गई। दुर्गा देवी ने अफसोस से कहा, पता नहीं कब सुधरेगी शांति। और सोफे पर बैठ गईं। रवि भी उनके साथ वहीं बैठ गया। अपर्णा ने किचन में आकर देखा तो सिया कॉफ़ी बना रही थी। अपर्णा ने पूछा, राम के लिए बना रही हो? जी, सिया ने शांत लहजे में कहा। अपर्णा उसके चेहरे को बहुत ध्यान से देख रही थी। उसके चेहरे पर बहुत सारे सवाल और बेचैनी थी। अपर्णा ने एकदम से कहा, बुआ जी के बारे में सोच रही हो? ये सुन सिया के हाथ रुक गए, लेकिन उसने अपर्णा की ओर नहीं देखा। उसके रुके हुए हाथ देख अपर्णा फिर से बोली, अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल है तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। इस बार सिया उन्हें देख एकदम से बोली, ये बुआ जी इनसे ऐसे बर्ताव क्यों कर रही थी? क्या वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं करती? उनकी नज़रों में उन्हें लेकर ये तिरस्कार क्यों है? सिया ने वही सवाल किए जिसकी अपर्णा को उम्मीद थी। उसने ने कुछ सोच एक गहरी सांस ली, फिर सिया को देख कहा, सिया मैं तुम्हें आज एक बात बताती हूँ। हमारी जिंदगी की किताब में कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिसकी लिखावट हम मिटा नहीं सकते, बशर्ते जब तक वो पन्ने खुद फटकर कहीं खो नहीं जाते। लेकिन इससे हमारी कहानी का अतीत बदल तो नहीं जाता ना, वो तो वैसा ही रहता है। बस ऐसा ही कुछ काला अतीत है जिससे राम की जिंदगी जुड़ी है, जिसे बुआ जी बात बात पर कुरेदती रहती हैं और राम को दर्द पहुंचाती हैं। लेकिन अब एक पत्नी होने के नाते ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम अपने पति की तकलीफ कम करो, उसके दर्द को बांटो। समझ रही हो ना तुम? अपर्णा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। ये सुन सिया हैरानी से अपर्णा को देखने लगी। उसकी नज़रों के सवाल देख अपर्णा बोली, है कुछ बात जो वक्त आने पर खुद राम से तुम्हें पता चले तो ज़्यादा अच्छा है। तब तक संयम रखो और उसका साथ दो। और हाँ, इस बात का मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि राम से शादी करके तुमने कुछ गलत नहीं किया है। तुमने अपनी लाइफ का बेस्ट डिसीजन लिया है। मेरा देवर हीरा है, हीरा उसके जैसा तुम्हें दूसरा कोई और नहीं मिलेगा। ये बात जब तुम समझ जाओगी ना तो देखना तुम्हें राम से कोई शिकायत नहीं होगी। अब जाओ, जाकर उसे कॉफ़ी दे दो और हो सके तो कुछ देर उसी के साथ रहना, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। हम विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सिया बिना कुछ कहे कॉफ़ी लेकर बाहर आ गई और अपर्णा उसे जाते देख मन में बोली, पता नहीं ये मेरी बात समझी या नहीं, लेकिन इसे देख पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ये है जो मेरे राम के जीवन खुशियाँ लाएगी। ये संभाल लेगी उसे, माता रानी सब सही करना। ये बोल उन्होंने छत की ओर देख अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। सिया कॉफ़ी लेकर कमरे में आई लेकिन राम कमरे में नहीं था। उसने नज़रें घुमाकर सब ओर देखा, फिर स्विमिंग पूल की ओर आ गई। कांच में से देखा कि राम वहीं खड़ा होकर पानी को देख रहा है। सिया हल्के से दरवाज़ा खोल उसके पास आए। अपनी मीठी और धीमी आवाज़ में वो बोली, सुनिए। सिया की आवाज़ पर राम ने अपनी पलकें बंद कर आंखों में आई नमी को जब्त किया और खुद को संभाल बिना पलटे ही कड़े शब्दों में बोला, क्यों आए हो यहाँ? जाओ यहाँ से। सिया शांत भाव से बोली, वो मैं आपके लिए कॉफ़ी लाई हूँ। राम फिर से सख्त आवाज़ में बोला, अभी मूड नहीं है कॉफ़ी पीने का, तुम जाओ यहाँ से। सिया फिर भी वहीं खड़ी रही और धीमे लहजे में बोली, कॉफ़ी पी लीजिए, शायद आपका मूड ठीक हो जाए। राम फिर से झल्ला कर बोला, मैंने कहा ना, मुझे नहीं पीनी कॉफ़ी, जब पीनी होगी तो बता दूंगा।
तुम जा क्यों नहीं रही हो यहाँ से? सिया ने एक बार फिर हिम्मत कर कहा, प्लीज़ पी लीजिए ना। राम को इस बार गुस्सा आ गया। वो खींचकर बोला, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? मैंने कहा ना, नहीं पीनी है तो नहीं पीनी, जाओ यहाँ से। इतना बोल वो एकदम से पलटा और उसके पलटने से गर्म कॉफ़ी सिया के हाथ पर छलक गई। उसके के मुंह से दर्द भरी आह निकली। ये देख राम घबरा गया। उसका सारा गुस्सा एक पल के गायब हो गया और गुस्से की जगह परवाह ने ले ली। राम ने घबराहट से कहा, सॉरी, मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। उसने सिया के हाथ से ट्रे लेकर टेबल रख दिया और उसका हाथ पकड़ स्विमिंग पूल के पानी में डाल दिया। राम ने चिंता से पूछा, बहुत जलन हो रही है? इससे जलन कम हो जाएगी। आई एम रियली वेरी सॉरी। सिया ने उसे परेशान देख कहा, मैं ठीक हूँ, इतना भी नहीं जला है, आप ज़्यादा परेशान ना हों। राम ने चिंता से कहा, ऐसे कैसे नहीं जला है? देखो ज़रा, अपना हाथ पूरा लाल हो गया है। उसे राम का इसके लिए परेशान होना कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था। वो बस एकटक उसके चेहरे को देख रही थी, लेकिन राम का पूरा ध्यान उसके हाथ पर ही था। कुछ देर बाद राम ने उसका हाथ पानी से निकाला और उसे कमरे में लेकर आया। फर्स्ट एड बॉक्स से दवा निकाल उस पर हल्के हल्के फूंक मार लगाने लगा। सिया उसे बहुत प्यार से देख रही थी। राम ने उसकी ओर बिना देखे ही पूछा, अब जलन कुछ कम हुई? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना? सिया उसे देख प्यार से बोली, कुछ मरहम ऐसे होते हैं जो जख्म गहरे होने से पहले ही भर देते हैं, फिर दर्द और जलन भी नहीं रहती। ये सुन राम उसे सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। सिया भी उसकी आंखों में झांकने लगी। ये देख राम ने नज़रें हटा ली। उसने हड़बड़ाते हुए दवाई का बॉक्स दिखाकर कहा, मैं इसे रख कर आता हूँ। राम बॉक्स ड्रॉर में ने रखने लगा और सिया की नज़रें उस पर ही थी। जारी है अनटाइटल्ड चैप्टर। सिया राम को देख मन में सोचने लगी, मैं आपको समझ क्यों नहीं पा रही हूँ? क्या हैं आप? पल में इतना गुस्सा करते हैं और पल में इतनी परवाह। कभी एकदम कठोर तो कभी एकदम मोम की तरह नर्म। मुझे ज़रा सा भी दर्द पहुँचे तो आप परेशान हो जाते हैं, जैसे दर्द मुझे नहीं आपको हो रहा है। फिर आप जब इतने अच्छे हैं तो मेरी दीदी का अपमान क्यों किया आपने? क्यों उनका दिल तोड़ा, उन्हें छोड़ा? कितने सवाल हैं लेकिन जवाब एक भी नहीं। राम उसकी एकटक निहारती नज़रों से बेचैन होने लगा। वो समझता था कि सिया के मन में उसे लेकर बहुत सवाल है, पर वो चाहता था कि सिया खुद उन सवालों को उससे पूछे, इसलिए इसी इतंजार में वो भी अब तक चुप था। राम उसे ऐसे ही सोचता छोड़ चेंज करने चला गया। सिया कुछ देर बैठे यूं ही सोचती रही। राम चेंज करके आया तो देखा सिया अब भी वैसे ही बैठे शून्य में ताक रही है। उसको ऐसे कहीं खोया हुआ देख वो बोला, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? उसकी आवाज़ सुन सिया ने चौंक उसे देखा और बोली, कुछ नहीं। इतना बोल वो बेड से उठने लगी। उसे जाते देख राम ने उससे कहा, कहाँ जा रही हो? आराम करो ना, तुम्हारा हाथ जला है। सिया उसकी आंखों में देख बोली, ये तो बहुत मामूली सा जला है और अब जलन भी नहीं हो रही, आपने मरहम जो लगा दिया है। उसकी घूरती नज़रों से बेचैन होकर राम उससे नज़रें चुराने लगा। राम ने गला साफ करते हुए कहा, मैं अभी आया। इतना बोल वो अपने स्टडी में चला गया। सिया भी मुस्कुराते हुए नीचे आ गई। शांति जी जब से आई थी, राम को कड़वी कसेली बातें सुनाना उनका बदस्तूर जारी था। दुर्गा देवी के कहे वो चुप भी हो जाती, लेकिन घर में और किसी का उन्हें कोई डर नहीं था। राम बिना कुछ बोले सब सुन लेता, लेकिन सिया को उनका राम के प्रति ये व्यवहार और तिरस्कार बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उनके जहर बुझे तीर से घायल हो राम की आंखों में उसने कई बार नमी देखी थी, जिसे वो बड़ी आसानी से अपने कठोर चेहरे और सख्त मिजाज के पीछे छिपा लेता। एक दिन सनी सुबह सुबह राम के घर आया। उसके साथ रूही भी थी। रूही उसकी मंगेतर है जो दिल्ली में रहती है, जल्द ही उनकी शादी भी होने वाली है। राम ने उसे इतनी सुबह देख पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? और रूही ये कब आए? रूही ने राम को हेलो किया। राम ने भी उसके हेलो मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सनी ने कहा, कल शाम आए। रूही ने आगे आकर दुर्गा देवी के पैर छुए तो उन्होंने ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रख उसे आशीर्वाद दिया। रूही अपर्णा से भी बड़े प्यार से मिली। घर में सभी उसे पहले जानते हैं, इसलिए वो सबसे बड़ी सहजता से बात कर रही थी। सनी ने रूही को सिया से मिलवाते हुए कहा, रूही इनसे मिलो, ये है राम की वाइफ, सिया भाभी। रूही ने मुस्कुराते हुए कहा, हाय, और उसके गले लग गई। हेलो, सिया ने मुस्कुराकर कहा। रूही सिया से अलग हुई और राम की ओर देख बोली, वाह राम, बहुत प्यारी है तुम्हारी वाइफ। आई मस्ट से तुमने तो देखते ही पसंद कर लिया होगा ना? ये सुन सिया राम को बड़ी उम्मीद से देखने लगी कि राम इसका क्या जवाब देता है, क्योंकि वो भी यही जानना चाहती थी। राम ने सिया को देखा लेकिन बिना कुछ बोले सिर्फ फीका मुस्कुरा दिया। राम ने सनी की ओर देख कहा, तुम दोनों पहले ये बताओ कि तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? सनी ने आंखों को मटकाते हुए कहा, यार रूही आई है तो मैंने सोचा क्यों ना हमारी एक आउटिंग ही हो जाए। राम ने बिना किसी भाव के बोला, गुड, तो जाओ यहाँ कर रहे हो। ये वो बाहर जाने लगा। सनी तुरंत उसके आगे आकर बोला, ओह हेलो, तू कहाँ जा रहा है? मैंने कहा हमारी आउटिंग, मतलब हम चारों की।
मेरी और रूही की, साथ में तुम्हारी और भाभी की भी। उसने उंगली को पहले राम की ओर किया फिर खुद की ओर। राम ने सधी आवाज में कहा, सॉरी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं नहीं आ सकता। सनी आंख दिखा बोला, तेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग कब नहीं होती, वो तो रोज ही होती है, तुझे मेरे साथ आना ही होगा। राम उसे घूरकर देखते हुए बोला, अरे यार मुझे सच में काम है। तुम दोनों एक काम करो, तुम सिया को ले जाओ अपने साथ। सनी मुंह बनाकर बोला, तू पागल हो गया है क्या, तेरे बिना भाभी वहां क्या करेंगी, और तू क्यों उन्हें हम दोनों के बीच कबाब की हड्डी बनाना चाहता है। राम इस बार चिढ़ते हुए बोला, तो तुम दोनों चले जाओ ना यार, क्यों जिद कर रहे हो हमारे साथ चलने की। इस पर रूही ने भी जोर देते हुए कहा, राम प्लीज चलो ना साथ, कितना मजा आएगा जब चारों साथ होंगे तो। अब की बार आखिर दुर्गा देवी ने बीच में इंटरफेयर करते हुए कहा, राम बेटा चला जाना, जब ये इतना कह रहा है तो बहू भी घूम लेगी, जब से शादी हुई है कहीं गई भी नहीं, तू इसे अपने साथ कहीं लेकर ही नहीं जाता। ये सुन राम सिया की ओर देखने लगा जो उसे ही देख रही थी। अपर्णा ने भी सिया के कंधे पर हाथ रख कहा, हाँ राम जाओ ना, इसे भी अच्छा लगेगा। राम सिया को देख रहा था, उसने आखिर हाँ में गर्दन हिलाकर कहा, ठीक है चलते हैं हम भी साथ। ये सुन सभी खुश होकर मुस्कुराने लगे। सनी तो उछलकर उसके गले लग गया। राम बोला, अरे लेकिन जाना कहाँ है, ये सोचा है। सनी एटीट्यूड दिखाते हुए बोला, तू टेंशन मत ले, सब अरेंजमेंट हो गई है, तू बस रेडी हो जा। राम ने उसे आंखें छोटी कर देखते हुए कहा, मतलब सब पहले से डिसाइड है। सनी ने भी भौहें तान कहा, और क्या मैं जानता था, भाभी के लिए तू जरूर मान जाएगा, इसलिए सब पहले से सेट कर दिया था। अपर्णा मुस्कुराते हुए सिया के पास आकर उसके हाथ से पोहे का बोल लेकर बोली, तुम ये सब छोड़ो, जाओ जल्दी से रेडी होकर आओ। सिया हिचकिचाते हुए बोली, भाभी लेकिन। अपर्णा मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन कुछ नहीं, जाओ जल्दी रेडी हो जाओ। सिया ने सिर हिलाया और अपने कमरे में जाने लगी। जाते हुए उसकी नज़रें राम पर ही थी। राम को उसकी नज़रों की तपिश महसूस हो रही थी, लेकिन इस समय उसने सिया की ओर ना देखना ही सही समझा। जारी है।